अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, यूरोप में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक लाइब्रेरी मौजूद है। इस लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन है। इस लाइब्रेरी में एक इंतहाई हैरानकुन और पुरअसरार किताब मौजूद है। इस किताब का नाम कोडेक्स गिगास है और इसको डिवल बाइबल भी कहते हैं। ये यूरोप में लिखी गई सबसे बड़ी किताब है जो आज तक मौजूद है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि इसको खुद शैतान ने लिखा है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी किताब है। ये किताब 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी है। इस किताब के 320 पेजेस हैं। कहते हैं कि इसको गधे की खाल पर लिखा गया है और कहते हैं कि इसको लिखने के लिए 160 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब की हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस किताब के अंदर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर भी बनी हुई है। लाल रंग के हॉर्न्स यानी सिंग और बाहर निकली हुई उसकी 2 ज़ुबानें। ये तस्वीर इस किताब में क्यों बनाई गई है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे अमेजिंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर लाजमी करें। बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलते हैं वीडियो की जानिब। कोडेक्स गिगास के बारे में आज भी दुनिया में बहस की जाती है, लेकिन इस पूरी सराह किताब की कहानी क्या है? दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है 13 सेंचुरी में। कहते हैं कि 1229 में यूरोप में एक जगह जिसका नाम चेक रिपब्लिक है, उस जगह एक मोग रहा करता था। इस मोग का नाम हरमन द रेकलेस था। इसने अपने मज़हब के कुछ असूल तोड़े थे और इसको इस बात पर सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया था। फिर इस मोग को कैद कर लिया गया और फिर इसने रहम की भीख मांगी तो इसको एक शर्त माफ़ करने का फ़ैसला किया गया। वो शर्त ये थी कि ये सिर्फ 24 घंटों में एक ऐसी किताब लिखे जिसमें दुनिया भर के मुतालिक तमाम मालूमात मौजूद हों। मोग के पास कोई और चारा नहीं था और इसने गद्दे की खाल पर यह किताब लिखना शुरू कर दी। लेकिन रात होने तक इसको इस बात का एहसास हो गया कि ये ऐसी किताब 24 घंटों में नहीं लिख सकता और इसने उसी वक्त फ़ैसला किया कि ये इस किताब को मुकम्मल करने के लिए शयातीन की मदद लेगा। यानी इसने अपनी रूह को शैतान को बेचने का फ़ैसला कर लिया। वैसे ये काम आजकल बहुत से सेलिब्रिटीज़ ओपनली करते हैं। खैर, कहानी इस तरह है कि इस किताब को उस वक्त लिखने में उस रात शैतान ने खुद इस मोग की मदद की और दरअसल इतनी बड़ी किताब को शैतान ने लिखा। इस किताब में जादू, तारीख और मुख्तलिफ बीमारियों से इलाज और इस जैसी कई बातें लिखी हुई हैं। और फिर जब यह किताब मुकम्मल हो गई तो इस मोग ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए खुद से इस किताब के सफ़े पर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर बना दी। इसके बाद इस मोग की जान तो बच गई, लेकिन ये किताब दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गई। उस वक़्त वहाँ पर रहने वाले मोग्स ने इस किताब को रोमन एम्पायर के बादशाह किंग रुडोल्फ II को ये किताब बेच दी। और कहते हैं कि किंग रुडोल्फ II दिन रात भर ये किताब पढ़ता रहता था और वो इस किताब से ऑब्सेस हो गया था। और दोस्तों, कहते हैं कि वो बहुत जल्द ही पागल हो गया था और इसको बादशाह करने के लिए अनफिट करार दे दिया गया। कोडेक्स गिगास की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री ये भी है कि इस किताब को लिखने में 25 से 30 साल लग जाते और इसको एक अकेला आदमी इतनी जल्दी नहीं लिख सकता था। एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस किताब को जिस स्याही यानी इंक से लिखा गया है वो स्याही कीड़ों से बनी हुई है। और रिसर्चर्स का मानना ये है कि इस किताब की लिखाई इस बात का सबूत है कि इस किताब को एक ही वक्त में बगैर किसी वक्फे से लिखा गया है। और इसके अलावा ऐसी हैंड राइटिंग उस वक्त किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। और ये वो सारी बातें हैं जो इस चीज़ की निशानदही करती हैं कि इस किताब को दरअसल खुद शैतान ने लिखा है, जिसकी तस्वीर भी किताब में मौजूद है। खैर, असल हकीकत जो भी है, 1648 में स्वीडन की आर्मी ने चेक रिपब्लिक पर हमला कर दिया था और चेक रिपब्लिक के शहर ब्रुक को लूटना शुरू कर दिया। इसी लूट मार के दौरान इनको ये किताब मिल गई जो स्वीडन फौजी अपने साथ वापस स्वीडन ले गए। और आज ये पुरअसरार किताब स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। इसके बारे में बहुत से लोग रिसर्च कर चुके हैं और आज भी रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि वो अपनी औलाद को एक अच्छा माहौल दें, एक बेटर लाइफ स्टैंडर्ड दें, जिससे वो जिस्मानी और जहनी तौर पर दोनों तरफ से फिट हों। लेकिन आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे उसके माँ बाप ने तन्हा छोड़ दिया। इंसानी तारीख में बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसमें इंसान के बच्चों को जानवरों ने पाला है, मगर बहुत ऐसा काम ही हुआ है कि इन वाक़यात का कोई ठोस सबूत मिले हों। ये सब एक अलिफ लैला की कहानी की तरह लगता है। यूक्रेन में रहने वाली एक बच्ची
جس کا نام اوکسانا مالیا تھا، اس کے پیرنٹس الکوہل کے ایڈکٹ تھے۔ ایک دن اوکسانا کے والد نے اس کو ایک رات گھر سے باہر نکال دیا۔ اس وقت اس کی عمر 3 سال تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اوکسانا رات بھر روئی، مگر اس کے والدین نشے کی وجہ سے ہوش میں نہیں تھے۔ دوستو، رات کے اندھیرے میں 3 سالہ اوکسانا روتے روتے گھر کے قریب ایک ڈاگ شیلٹر میں چلی گئی۔ وہاں وہ کتوں کے جھنڈ میں جا کر سو گئی۔ اس کے والدین اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے اس کو ڈھونڈنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اوکسانا جنگلی کتوں کے ساتھ گھل مل گئی اور جو کھانے کو ملتا کھانے لگی، بلکہ اس کا بیہیویئر بھی جانوروں جیسا ہو گیا۔ اور جب وہ کسی انسان کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھتی تو بھاگتے ہوئے ڈاگ شیلٹر میں چھپ جاتی اور وہ ہو بہو کتوں کی طرح بھونکنا بھی لگ گئی۔ اس طرح اوکسانا 5 سال تک جنگلی کتوں کے ساتھ رہی اور ایک دن ایک شخص کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران ہو گیا کہ ایک انسان ہونے کے باوجود اوکسانا 2 ہاتھوں اور 2 گھٹنوں کے بل چل رہی تھی، اور قریب جانے پر وہ بالکل ویسے ہی آواز نکالتی تھی جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ بہرحال پولیس کو وقت پہ اطلاع دینے پر پولیس نے اوکسانا کو آخرکار پکڑ لیا، مگر ان جنگلی کتوں نے اوکسانا کی حفاظت کی اور کافی زور زبردستی کے بعد جا کر اوکسانا کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ جس اوکسانا کو بچایا گیا تھا وہ بولنے کی طاقت کھو چکی تھی، وہ انسان کم اور جانوروں جیسا زیادہ برتاؤ کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کا علاج شروع کر دیا اور ایک اسکول کی مدد سے اس کو لکھنا اور پڑھنا بھی سکھایا۔ اسے جب بھی کھانا دیا جاتا تو وہ بالکل ویسے ہی کرتی جیسے پیٹ ڈاگز کیا کرتے ہیں۔ یہ اپنا کھانا لے کر کسی کونے میں چھپ جاتی اور ہاتھوں کی بجائے کھانا اپنے منہ سے کھاتی۔ بہت سے لوگوں کی ہمدردی اوکسانا کے ساتھ جڑنے لگی اور وہ سب کے ساتھ پیار سے آہستہ آہستہ جڑنے لگی۔ اسکول ٹیچرز کی انتہا کوششوں کے بعد اوکسانا نے بولنا بھی شروع کر دیا۔ اس کا لہجہ لڑکیوں کی طرح نازک تو نہیں رہا، بلکہ وہ بہت فلیٹ بولتی تھی۔ اوکسانا کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک انسان ہے، لیکن پھر اوکسانا آہستہ آہستہ اپنی ٹانگوں پر خود بخود کھڑے ہونا شروع ہو گئی اور وہ چلنے بھی لگ گئی۔ اوکسانا کو دیکھنے کے لیے بہت سے ڈاکٹرز یوکرائن آئے۔ سب کا یہی ماننا تھا کہ دماغی طور پر اوکسانا آج بھی 6 سال کی ہے۔ اگر وہ آج انسانوں جیسی نہ صحیح، مگر وہ آج جانوروں کی طرح بھی نہیں ہے۔ آج وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتی ہے اور سارا دن بھاگتی چلتی پھرتی ہے۔ اوکسانا کی پچھلی زندگی میں جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس کی قصوروار نہ تھی، بلکہ اسے جہاں سے پیار ملا وہ وہاں کی ہو کے رہ گئی۔ آج اوکسانا 34 سال کی ہے اور وہ ایک مینٹل ہاسپٹل میں رہتی ہے۔ دوستو، تقریباً 100 سال پہلے امریکہ شہر میں نیو یارک کے اندر ایک تھیٹر ہوا کرتا تھا جس کا نام وکٹوریا تھیٹر تھا۔ اس میں پورے امریکہ سے آرٹسٹ آ کر پرفارم کیا کرتے تھے، جن میں میوزیشینز، میوزک اور عجیب و غریب پرفارمنس شامل ہوتی تھی۔ یہ تھیٹر پورے امریکہ میں کافی مشہور تھا، لیکن ایک پرفارمنس نے اس تھیٹر کی شہرت کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ 1960 کی گرمیوں میں ایک چھوٹی سی لڑکی جس کا نام سوبر سو تھا وکٹوریا تھیٹر میں پرفارمنس کے لیے آئی، لیکن اس کی پرفارمنس آخر تھی کیا؟ دراصل یہ لڑکی کو کوئی ہنسا نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک انتہائی عجیب و غریب بات تھی کہ یہ لڑکی ہنستی نہیں تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شروع میں آڈینس میں بیٹھے کافی لوگ سٹیج پر آتے اور اس کو ہنسانے کی بہت کوشش کرتے، لیکن اس کے چہرے پر ذرا سی بھی ہنسی نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ سوبر سو کی یہ پرفارمنس پورے امریکہ میں مشہور ہونا شروع ہو گئی۔ اخباروں میں، نیوز پیپر میں اس کے متعلق لکھا جانا شروع ہو گیا۔ شروع میں سب کو یہ لگتا تھا کہ یہ لڑکی شاید دیکھ اور سن نہیں سکتی، اس لیے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ہنستی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سوبر سو دیکھ بھی سکتی تھی اور سن بھی سکتی تھی، مگر وہ کسی بات پر ہنستی نہیں تھی۔ اس طرح کئی سال گزر گئے اور سوبر سو کافی بڑی ہو گئی اور وکٹوریا تھیٹر اس کی وجہ سے بہت ترقی کرنے لگا۔ سوبر سو کی وجہ سے وکٹوریا تھیٹر کی ٹکٹس کچھ ہی منٹوں میں بک جایا کرتی تھی۔ دور سے لوگ اس لڑکی کی پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے اس تھیٹر کی طرف رخ کرتے اور مہنگی ٹکٹ بھی خرید لیتے۔ وکٹوریا تھیٹر کے مالک نے جب سوبر سو کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھا تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوبر سو کو ہنسانے پر بھاری انعام رکھ دیا۔ دوستو، اس کی آفر تھی کہ اگر کوئی سوبر سو کے چہرے پر چھوٹی سی اسمائل لے آئے گا اس کو یہ $100 انعام دے گا، اور اگر کوئی بندہ سوبر سو کو ہنسانے میں کامیاب ہو جائے گا تو وہ اس کو $1000 دے گا،
और अगर कोई सुपर सू को कहका लगाने पर मजबूर कर देगा तो वो उसको $30,000 का इनाम देगा। ये उस दौर में इतनी बड़ी रकम थी कि किसी की ज़िंदगी और तकदीर बदल सकती थी। अब इस इनाम को जीतने के लिए अमेरिका भर से कॉमेडियन विक्टोरिया थिएटर की तरफ रुख करने लगे। हज़ारों लोग सुपर सू की परफॉर्मेंस देखने के लिए वहां मौजूद होते थे। ये कॉमेडियन स्टेज पर जाते और सुपर सू को हंसाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन सुपर सू का चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट रहता। हंसना तो दूर की बात, इसके होंठ हिलते तक नहीं थे। और ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। थिएटर का मालिक अमीर होता रहा, लेकिन सुपर सू एक दफ़ा भी नहीं हंसी। ये लड़की अमेरिका में काफ़ी मशहूर हो गई थी और सब हैरान थे कि आखिर इस लड़की का मसला क्या है। और फिर एक दिन सुपर सू की असलियत सबके सामने आ गई। ये सब एक फ्रॉड था। दोस्तों, हकीकत ये थी कि सुपर सू का असली नाम सूजन कैरी था और ये मोबियस सिंड्रोम नामी एक कंडीशन का शिकार थी। ये एक ऐसी अनोखी कंडीशन होती है जिसमें इंसान के चिक्स यानी गाल पैरालाइज हो जाते हैं और इंसान हंस नहीं सकता। उस दौर में किसी ने इस कंडीशन के बारे में सोचा तक नहीं था। सुपर सू को कोई कुछ भी कह देता तो ये लड़की हंस नहीं सकती थी। विक्टोरिया थिएटर का मालिक विली हैमरस्टाइन इसको हर हफ्ते परफॉर्मेंस करने के $20 देता था। इस पर फ्रॉड का केस दर्ज हुआ और सुपर सू की परफॉर्मेंस को रोक दिया गया। वो लड़की जो अमेरिका में मशहूर थी कि इसको कोई हंसा नहीं सकता, उसकी असलियत सुनकर सब लोग हैरान हो गए। सुपर सू उसके बाद कहाँ गई कोई नहीं जानता। लेकिन अगर हम इर्द गिर्द देखें तो कई ऐसे फ्रॉड केसेस आपको मिल जाएंगे जहां मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका फ़ायदा उठाया जाता है। जाली आमिर हो या पीर या कोई पैसा डबल करने की स्कीम, हमें इन सब से बच के रहना चाहिए। दोस्तों, आपको इन कहानियों में से कौन सी कहानी बेहतर लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा और हमारे इस चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।